हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग केमिस्ट्री का मॉडल सेट पेपर 3 का सॉल्यूशन देखेंगे। देखो बच्चों, सेक्शन ए में क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विच हैज़ द रेट एक्सप्रेशन एंड रेट दिया है के और कंसंट्रेशन ए पे पावर 2 दिया है और कंसंट्रेशन बी। तो बच्चों यहाँ पे ऐसे तो पता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है एक्सपेरिमेंटली डिफाइन होता है, बट इस तरह के इक्वेशंस अगर दिए हों रेट का तो आप डायरेक्टली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिख सकते हो। इसके जो पावर है, ठीक है ना, इसके कंसंट्रेशन पे जो पावर है उसका सम आप लिख सकते हो। तो 2 + 1 जो है 3, तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हो जाएगा इसका थर्ड होगा, ठीक है ना। राइट वन एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि एक एप्लीकेशन बताओ एडजॉर्प्शन का। तो बच्चों मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिया है, यूज ऑफ सिलिका जेल टू रिमूव मॉइस्चर। जैसे मान लो कहीं पर मॉइस्चर हो जाता है तो अगर आप सिलिका जेल का पैकेट वहां पे रख दोगे तो सिलिका जेल में टेंडेंसी होती है कि वो आसपास के जो मॉइस्चर्स होते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, कहने का मतलब नमी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपने सरफेस पे खींच लेते हैं, ठीक है ना, अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि यूज ऑफ चारकोल पाउडर टू रिमूव कलर्ड इम्प्योरिटीज फ्रॉम शुगर, ठीक है ना। तो दो एग्जाम्पल में कोई भी आप एक मेंशन कर सकते हो, ठीक है ना। एक ही लिखना था, मैंने आपके लिए दो लिख दिया है, कोई भी एक याद रखोगे। नेक्स्ट देखो, कह रहा है राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर इन कॉपर NH3 का होल 6 Cl3। ये देखो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया हुआ है आपके पास, ठीक है, कोऑर्डिनेशन है। देखो कॉपर जो है 6 अमोनिया के मॉलिक्यूल से घिरे हैं, इसका मतलब अमोनिया के 6 मॉलिक्यूल एज ए लिगेंड के रूप में कॉपर को इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें फाइंड करना है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम क्या करेंगे कि मान लेंगे x। और देखो अमोनिया का जो है न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो इसके ऑक्सीडेशन नंबर जो होंगे 0 हो जाएगा, तो x + 6 × 0। यहाँ पे देखो क्लोरीन है तो -1 होता है, तो 3 × -1 = 0, तो x का मान +3। इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट जो कॉपर का निकलेगा इस कॉम्प्लेक्स में वो +3 होगा। नेक्स्ट देखो कह रहा है IUPAC नेम लिखना है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 OH, ठीक। तो सिंपली आप देखो ये फंक्शनल ग्रुप OH है, अल्कोहल है, तो आप इस तरफ से कार्बन को काउंट करना स्टार्ट करना, 1 2 3 एंड 4। तो देखो 2 पे आपको एल्कीन मिल जा रहा है ना, तो ब्यूट 2 इन, और ये चूंकि अल्कोहल है तो हम बोल देंगे ऑल, तो ब्यूट 2 इन ऑल। इस तरह से आप IUPAC नेम इसका लिख सकते हो। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में देखो कह रहा है कि विच विटामिन डिफिशियंसी कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस। बच्चों नाइट ब्लाइंडनेस के लिए कौन से विटामिन की कमी से होता है, तो बच्चों विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस याद रखना किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से। राइट वन यूज ऑफ PVC। तो PVC का अगर देखो तो बहुत ज्यादा यूजेस है क्योंकि ये वर्जेटाइल मटेरियल के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के रूप में विंडो का फ्रेम हो, ड्रेनेज पाइप हो, वाटर सर्विस पाइप हो, एक्सेट्रा। तो बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं, कुछ आप सटीक एग्जाम्पल दे सकते हो। इसके बाद देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ एनालिसिस, ठीक है। तो एनालिसिस जो है ग्रुप ऑफ ड्रग्स है दैट इंक्लूड एस्पिरिन, एसिटामिनोफेन एंड इब्यूप्रोफेन एंड आर यूज्ड फॉर पेन किलर। और इसको हम लोग यूज करते हैं किस रूप में, तो पेन किलर के रूप में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना, एनालिसिस को, ठीक। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। कैलकुलेट द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जिसकी रेट कांस्टेंट 200 पर सेकेंड दी हुई है। तो बच्चों हाफ लाइफ जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का निकालने का फॉर्मूला होता है T12 = 0.693/K, वेयर K क्या हो गया, रेट कांस्टेंट, और दिया हुआ है इसकी वैल्यू 200 पर सेकेंड। तो आप T12 निकाल देना है इस फार्मूला में K का मान रख के, तो आंसर आएगा 3.46 × 10⁻³ सेकेंड। इसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, ठीक है। देखो दो टर्म्स को यहाँ पे डिफाइन करना है, एक डायलिसिस और सेकेंड वन इज टिंडल इफेक्ट, ठीक है। तो बच्चों डायलिसिस का मतलब हो गया द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्रिस्टलाइन फॉर्म फ्रॉम ए कोलाइड। जैसे मान लो कोई कोलाइडियल सॉल्यूशन है, उसमें जो भी क्रिस्टलाइन फॉर्म वाले जो पार्टिकल्स होंगे, सॉलिड्स होंगे, उनको फिल्टर करना किस प्रोसेस से, डिफ्यूजन प्रोसेस से या फिर
किसी मेम्ब्रेन की मदद से, ठीक है ना, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की मदद से। इसी प्रक्रिया को हम डायलिसिस कहते हैं, ठीक है ना। उदाहरण के तौर पे आप बता सकते हो कि मेडिसिन के क्षेत्रों में डायलिसिस वह प्रक्रिया है जिसमें प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एक्सेस वाटर, सॉल्यूट एंड टॉक्सिन। जैसे मान लो कि बहुत सारे सॉल्यूट टॉक्सिन है जो हमारे ब्लड में मिले होते हैं, ठीक है, हुज किडनी कैन नो लॉन्गर परफॉर्म, जिसको किडनी अच्छे तरीके से प्यूरिफाई नहीं कर सकता है, ठीक। तो उस जब मान लो हमारा किडनी नेचुरली वर्क नहीं करता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, डायलिसिस प्रोसेस करके अपने जो शरीर का ब्लड है उसको एक्सटर्नल मीडियम में बाहर करके प्यूरिफाई करके वापस जो है जो पेशेंट होंगे उनके बॉडी में ब्लड को फिर से ट्रांसफर करना, ये प्रक्रिया क्या कहलाता है, डायलिसिस कहलाता है, ठीक है ना। तो ये बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है, ठीक है। तो डायलिसिस समझ में आ गया ना। जब किसी इंडिविजुअल बॉडी का किडनी काम नहीं करता है तो आर्टिफिशियल किडनी हम लोग एक तरह से उसको प्रोसेस करा के देते हैं। जो काम किडनी का होता है वो हम डायलिसिस प्रोसेस के द्वारा कर सकते हैं। क्लियर है ना। तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो डायलिसिस को। इसके बाद देखो टिंडल इफेक्ट क्या होता है। देखो बच्चों टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट में क्या बोल रहे हैं कि जैसे मान लो व्हेन अ स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट पोजेस थ्रू ए कोलाइडियल सोल्यूशन, जैसे मान लो स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट को आप कोलाइडियल सोल्यूशन से के पास कराओ तो जो क्या होंगे कि द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल, ठीक है ना, पाथ ऑफ लाइट क्या हो जाएंगे, विजिबल होंगे। एंड व्हेन व्यू थ्रू माइक्रोस्कोप, और जब आप इसको माइक्रोस्कोप से देखोगे, ठीक है, प्लेस्ड एट राइट एंगल टू द पाथ ऑफ लाइट, और आपको कैसे प्लेस करना है माइक्रोस्कोप को, लाइट के जो डायरेक्शन है उससे 90 डिग्री का एंगल बना के, देन कोलाइडियल पार्टिकल अपीयर्स एज ए पिन पॉइंट ऑफ लाइट। तो वहां पे जो कोलाइडियल पार्टिकल्स होंगे वो पिन पॉइंट्स ऑफ लाइट की तरह आपको अपीयर होंगे अगेंस्ट ए डार्क बैकग्राउंड। दिस इफेक्ट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। तो बहुत सिंपल वे में आप इस डेफिनेशंस को लिख सकते हो टिंडल इफेक्ट को। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या कह रहा है कि IUPAC नेम लिखना है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है पोटासियम टेट्रासाइनोनिकेलेट सेकेंड, ठीक। तो देखो पोटासियम टेट्रासाइनो इसका मतलब क्या है, निकलेट, निकलेट बोले तो निकल, टेट्रासाइनो इसका मतलब 4 गो साइनेट, और यहाँ पे बोल रहा है 2 है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होगा। तो देखो पोटासियम में K2 आ जाएगा क्योंकि ये 2 प्लस और ये 4 इंटू -1, तो 2 प्लस -4 बराबर -2, उधर जाके +2 हो जाएगा। देखो अगर हम निकलेट का अगर मानेंगे X ऑक्सीडेशन नंबर तो 4 इंटू साइनो का -1 प्लस 2 इंटू पोटासियम 1 बराबर कितना 0। तो X की वैल्यू क्या आएगी +2। इसका मतलब इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या होगी 2 होगी। तो करेक्ट हो फार्मूला ये। नेक्स्ट है हेक्साएमाइन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। तो देखो हेक्साएमाइन कोबाल्ट थर्ड, ठीक। तो इसका मतलब अमाइन पे 6 है तो कोबाल्ट के साथ 6 लिगेंड्स लगा दो अमाइन का, और सल्फेट तो आप यहाँ पे 2 रख दो, ठीक, और यहाँ पे SO4 का होल 3 रख दो। तो देखो ये क्या हो जाएगा 2 कोबाल्ट ले लोगे तो 2x, क्योंकि ये तो 0 है, और ये 3 इंटू -2 बराबर 0 होगा। तो 2x बराबर 6, तो x का मान कितना निकल जाएगा +3। दिख रहा है ना, कोबाल्ट +3 सही लिखा है ना मैंने फार्मूला, यहाँ SO4 का होल 3 देने का, ठीक है ना। इस पे क्या देना होल 2। इसके बाद टेट्रा कार्बोनाइल निकल 0। अब यहाँ पे टेट्रा कार्बोनाइल निकल 0 है तो सीधे का सीधे आप फार्मूला लिख सकते हो NiCO का होल 4। ओके, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा निकल का वो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो यहाँ पे एनिलीन जो है NaNO2 के साथ रिएक्शन कर रहा है और HCl के साथ किस टेम्परेचर पे 0 to 5 डिग्री C पर। तो A क्या बनेगा प्रोडक्ट, B क्या बनेगा और C क्या बनेगा। बच्चों यहाँ पर हम सिंपल सा एक डाइजोटाइजेशन रिएक्शन कराएंगे पहले स्टेप में, और यहाँ पे डाइजोटाइजेशन रिएक्शंस के द्वारा ये जो बनेगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेंगे। क्लियर है ना। और इसको जब आप CuCN के प्रेजेंस में आप रिएक्शन कराओगे तो देखो यहाँ पे हम सैंडमेयर रिएक्शंस कराए हैं। सैंडमेयर रिएक्शंस के माध्यम से हमने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को बना दिया साइनो, ये आपका बेंजीन नाइट्राइल बना दिया ना, या साइनो बेंजीन बोल सकते हो।
ओके, इसके बाद ये बेंजीन नाइट्राइल को हम H2 या निकल के प्रेजेंस में रिएक्ट करा के आपका जो प्रोडक्ट बना है यहाँ पे आप देख सकते हो कि CH2NH2 है, ठीक है ना। क्या है? CH2, बेंजीन पे क्या ऐड हो जाएगा देखो यहाँ पर, ये H2 या Ni के प्रेजेंस में जो कंपाउंड देगा ये आपका बेंजीन के रिंग के ऊपर क्या जुड़ेगा, CH2 और NH2। क्लियर है ना। तो इस तरीके से आपका ये प्रोडक्ट B हो गया, ये प्रोडक्ट C हो गया और ये प्रोडक्ट A हो गया। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। जैसे पहला है पेप्टाइड लिंकेज को डिफाइन करना है। बच्चों पेप्टाइड लिंकेज किसे कहते हैं? तो इट इज ए केमिकल बॉन्ड formed between the two molecules when the carboxyl group of one molecule react with the amino group। जैसे मान लो कि यहाँ पे पेप्टाइड लिंकेज के विषय में बोल रहा है, तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर केमिकल बॉन्ड बनेगा किन के बीच, तो कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ वन मॉलिक्यूल रिएक्ट विद एमिनो ग्रुप ऑफ अदर मॉलिक्यूल। देखो ये कार्बोनाइल ग्रुप है ना, ग्लाइसिन, और सेकेंड एमिनो ग्रुप है तो एलाइनिन। क्या है? एलाइनिन। इसको हमने रिएक्शन कराया तो एक पेप्टाइड बॉन्ड बना, पेप्टाइड लिंकेज बना। देखो यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइसाइल अलानाइन, ठीक है ना, अलानाइन, जिसको ग्लाई अला भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो इस कंपाउंड को? ग्लाई अला। और ये चूंकि पेप्टाइड दोनों मॉलिक्यूल के बॉन्ड बीच कनेक्शन से बना है, इसलिए इस तरह के बॉन्ड को हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। हमेशा याद रखना, जब भी कार्बोक्साइल ग्रुप ऑफ वन मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा अमीनो ग्रुप ऑफ अदर मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे एक प्रकार का पेप्टाइड लिंकेज बनेगा। ओके, इसके बाद देखो डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है। तो देखो जब हम लोग वेन अ प्रोटीन इन इट्स नेटिव फॉर्म, जैसे मान लो कि प्रोटीन अपने नेटिव फॉर्म में है, एंड वेन चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन पीएच, जब आप टेम्परेचर चेंज करो या उसकी पीएच चेंज करो, तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं इसमें डिस्टर्ब हो जाते हैं प्रोटीन के, ठीक है। और इसका कारण क्या होता है? ड्यू टू दिस जो ग्लोबुलस अनफोल्ड एंड हेलिक्स गेट टाइप स्ट्रक्चर होते हैं अनक्वाइल्ड हो जाते हैं, एंड प्रोटीन लॉसेस इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। और प्रोटीन अपने बायोलॉजिकल एक्टिविटी को क्या करता है? लॉस कर देता है। इसी को हम लोग बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। इस प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, जो 2D और 3D स्ट्रक्चर होते हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन ध्यान देना ये डीनेचुरेशन के समय 1 डिग्री स्ट्रक्चर रिमेन इंटैक्ट रहेंगे, वो डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, ठीक है ना। सिर्फ डिस्ट्रॉय होंगे तो 2 डिग्री और 3 डिग्री। उदाहरण के तौर पे आप लिख सकते हो कोगुलेशन ऑफ एग वाइट ऑन बॉइलिंग, ठीक है, और कर्डिंग ऑफ मिल्क। ये 2 एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, ठीक ना। जब आप देखो बॉयल करते हो है एक के, तो जो व्हाइट वाले पार्ट्स होते हैं वो तुरंत क्या होते हैं? कोगुलेट होने लग जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 में क्या बोल रहा है कि राइट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक अलोंग विद एग्जाम्पल, ठीक है। 2 आपको डिफरेंसेस बताना है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बीच। तो थर्मोप्लास्टिक आर यूजुअली फॉर्म बाय द एडिशन ऑफ पॉलीमराइजेशन। थर्मोप्लास्टिक जो बनते हैं वो जनरली एडिशन रिएक्शंस के दौरान बनते हैं, एडिशन ऑफ पॉलीमराइजेशन। जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से रेडी होते हैं। एक ये डिफरेंस बताना। दूसरा, थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होते हैं। एग्जाम्पल आप बता सकते हो थर्मोप्लास्टिक का पॉलीथीन, जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल बेकेलाइट कह सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, राइट ब्रीफली विद 1 एग्जाम्पल इन ईच केस एंटीसेप्टिक एंड ट्रैंक्विलाइजर्स। तो बच्चों एंटीसेप्टिक्स किसे कहते हो? तो एंटीसेप्टिक्स आर सबस्टेंस दैट आर अप्लाइड टू लेसन और वुंड ऑफ स्किन टू किल जर्म। जैसे मान लो हम लोगों के शरीर पे घाव घोस हो जाता है तो हम लोग एंटीसेप्टिक का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, ताकि जर्म को मारा जा सके। दिस हेल्प प्रिवेंट द वुंड बिकमिंग इन्फेक्टेड। कॉमनली यूज्ड एंटीसेप्टिक इंक्लूड अल्कोहल, आयोडीन, मरकरी कंपाउंड एक्सेट्रा होते हैं, ठीक है ना। लेकिन याद रखना ये जो एंटीसेप्टिक्स होते हैं आर डिफरेंट फ्रॉम एंटीबायोटिक, ठीक है ना। इसके बाद देखो ट्रैंक्विलाइजर्स क्या है। तो ट्रैंक्विलाइजर्स इज अ ड्रग, एक प्रकार का ड्रग है विच इज डिजाइन फॉर अ ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी, फियर, टेंशन, एजिटेशन, ठीक है। ये सब जो होता है ना हमें डर, टेंशन, एजिटेशन, डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड, ठीक। जैसे आप एक
डिजीज भी पढ़े होंगे एनाक्सिया, ठीक है। उसमें भी देखो जब हम लोग ऊंचाई पे चढ़ते हैं तो हम लोग का माइंड काम करना बंद कर देता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, पूरी तरह से माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। टेंशन को कम करने के लिए स्पेशली टू रिड्यूस स्टेट ऑफ एनएक्साइटी एंड टेंशन को कम करने के लिए हम लोग ये मेडिसिन का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन एट ए 500 केल्विन एंड 700 केल्विन आर 0.02 पर सेकेंड, 0.07 पर सेकेंड, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। और यहाँ पर देखो log 2 की वैल्यू दी हुई है, log 7 की वैल्यू दी हुई है। तो सबसे पहले मैं आपको रिलेशन बता दूं, एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर ये जो दिया हुआ है रेट कांस्टेंट, उनके बीच क्या रिलेशन होता है। तो log K2 बाय K1, log K2 बाय K1 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 कैपिटल R गैस कांस्टेंट के विषय में बात कर रहे हैं, इंटू T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। तो T1 देखो टेम्परेचर रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन एट 500 केल्विन, टेम्परेचर इसका मतलब टेम्परेचर T1 500 केल्विन है एंड T2 700 केल्विन है। रेट कांस्टेंट इसको हमने K1 मान लिया, इसको हमने K2 मान लिया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू जो है log 2 log 7 ये आप इसमें जरूरत पड़ेगा। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये सारा वैल्यू हमने पुट किया यहाँ पे K2 K1 T2 T1 का सारा वैल्यू पुट किया, तो देखो यहाँ डिसिमल मैंने हटा दिया, तो log 7/2 log A अपॉन B को आप लिख सकते हो log A माइनस B। इस तरीके से यहाँ पे ये डेटा आपका बनेगा। फिर एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से क्या करो, डिवाइड करो, तो आंसर्स कुछ इतना आएगा। एनर्जी है तो एनर्जी की यूनिट जूल होगी, तो 18094.07 जूल होगा, ठीक है ना। चलो इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 16 में देखो बच्चों क्या कह रहा है कि हाउ इज सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर्ड बाय द कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ठीक है। कैसे जो है सल्फ्यूरिक एसिड को आप कॉन्टैक्ट प्रोसेस से बनाओगे, एंड हाउ डज इट रिएक्ट विद कॉपर एंड कार्बन, ठीक है बच्चों। सल्फ्यूरिक एसिड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द कॉन्टैक्ट प्रोसेस, जिसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। पहला स्टेप क्या है, बर्निंग ऑफ सल्फर और सल्फाइड और इन एयर टू प्रोड्यूस SO2। पहला प्रोसेस में क्या होता है कि सल्फर बर्न करता है या सल्फाइड का बर्निंग प्रोसेस होता है, जो भी सल्फाइड ओर्स होंगे, जिससे बनेगा SO2 गैस। कौन सा गैस, SO2। देखो सल्फर जो है बर्न करके यहाँ पर आप देख रहे होंगे रिएक्शन में SO2 गैस बना रहा है। सेकेंड प्रोसेस है कन्वर्जन ऑफ SO2 टू SO3, और सेकेंड प्रोसेस में क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड जो है SO3 में बदलता है बाय द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पे कैटलिस्ट का जरूरत पड़ता है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। और फाइनल तीसरा स्टेप क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन होता है SO3 का इन H2SO4 में, और हमें ऑयलियम मिलता है, H2SO7 मिलता है, और फाइनली जो है हमें सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा सल्फ्यूरिक एसिड किस तरीके से हम लोग कॉन्टैक्ट प्रोसेस से बनाते हैं। नेक्स्ट देखो 17 नंबर कह रहा है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड H2S2O8 XeO3 XeOF4 SF4 एंड S8, ठीक है। तो बच्चों H2S2O8 को आप बोलते हो पेरोक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। इस तरह से यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। देखो सल्फर के साथ इधर दोनों ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है, यहाँ भी डबल बॉन्डेड है, फिर इधर सिंगल सिंगल बॉन्डेड है। क्लियर है ना। यहाँ पे कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन भी बना होगा एक जगह पर। इसके बाद देखो XeO3 का आप ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, XeOF4 का ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, ठीक है ना। मिला लोगे आपने जो बनाया होगा उससे। SF4 का ये स्ट्रक्चर होगा, और इसका आप रिंग स्ट्रक्चर या क्राउन स्ट्रक्चर बना सकते हो एसिड मॉलिक्यूल का। तो इस तरीके से हम लोग क्राउन स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। 3 6 2 8। चलो आगे बढ़े। अच्छा यहाँ पे छूट गया है क्या, यहाँ पे ऐसे छूट गया है ना, यहाँ पे भी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, कॉपलिंग रिएक्शन एंड केनिजारो रिएक्शन। बच्चों हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में क्या कह रहा है कि व्हेन अ प्राइमरी एसिड अमाइड इज हीटेड विद एक्वस और एथनोलोइक सॉल्यूशन ऑफ NaOH या KOH एंड ब्रोमीन,
ये आपको प्राइमरी एमाइन देगा विद 1 कार्बन एटम लेस, समझ रहे हैं ना, एक कार्बन कम हो जाएगा ना। तो देखो यहाँ पर RCONH2 प्लस Br2 प्लस NaOH, तो यहाँ पे RNH2 बना, देखो एक कार्बन कम हो गया ना यहाँ से। क्लियर है? तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल दो दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक ना, एक एरोमेटिक कंपाउंड का एग्जाम्पल दे सकते हो और एक जो है ओपन चैन बोले तो CH3CONH2 के साथ रिएक्शन दिखा सकते हो। क्लियर है ना? नेक्स्ट देखो, कॉपलिंग रिएक्शन में क्या बोल रहा है कि डाइजोनियम साल्ट रिएक्ट विद एरोमेटिक एमाइन इन वीकली एसिडिक मीडियम एंड फिनॉल इज वीकली अल्कलाइन मीडियम टू फॉर्म ए कलर्ड कंपाउंड, जिसको हम लोग अजोडाइज कहते हैं। इसको हम लोग बाय कपलिंग करते हैं एट पैरा पोजीशन ऑफ एमाइन और फिनॉल। द रिएक्शन बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहां पे डाइजोनियम जो होगा याद रखना वो इलेक्ट्रोफाइल के रूप में काम करेगा। आप इस तरीके से रिएक्शन दिखाओगे। क्लियर है ना? यहाँ पे देखो बेंजीन डाइजोनियम साल्ट फिनॉल के साथ रिएक्शन कर रहा है, इसका pH 9 to 10 होगा, तो बेसिक मीडियम है यहाँ पे। तो ये बनाएगा जो है पारा हाइड्रोक्सी अजो बेंजीन, ऑरेंज डाई कलर जो है ऑरेंज डाई बनेगा इसका कलर। क्लियर है ना? इसके बाद देखो कैनिजारो रिएक्शन में क्या है, इसमें आप क्या लिखोगे कि एल्डिहाइड विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है ना, वैसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, उसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होगा। बच्चों इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। जब हम इसका ट्रीटमेंट कराते हैं कंसंट्रेटेड अल्कली से, तो रिएक्शन में होता है क्या है कि मॉलिक्यूल जो एल्डिहाइड के हैं वो अल्कोहल में रिड्यूस हो जाते हैं और अनदर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है ना? तो देखो दो तरह का बन रहा है ना कंपाउंड यहाँ पे। इसके बाद देखो 19 में क्या है, व्हाट हैपन व्हेन एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट विद NH2OH। बच्चों यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड जब हाइड्रोक्साइल एमाइन के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है? एसिटाल्डिहाइड का जब हाइड्रोक्साइल एमाइन के साथ रिएक्शन करते हैं तो हम लोग एसिटल्डो एग्जाइम बनाते हैं। ठीक है, और जब एसीटोन रिएक्ट करता है NH2 को हाइड्रोजन बोलते हैं। तो बच्चों एसीटोन डाइमिथाइल कीटोन को बोलते हैं, वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करके एसीटोन हाइड्राजोन बनाता है। क्या बनाता है? एसीटोन हाइड्राजोन। ये देखो स्ट्रक्चर होगा। इसके बाद देखो फॉर्मिक एसिड रिएक्ट विद कॉन्क H2SO4। तो फॉर्मिक एसिड जो है कॉन्क H2SO4 में डिहाइड्रेशन करके कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा। नेक्स्ट है चौथा नंबर कि एसिटिक एसिड रिएक्ट विद क्लोरीन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। तो एसिटिक एसिड क्लोरीन के साथ रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में रिएक्ट करके 2-क्लोरोइथेनोइक एसिड बनाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं हेल-वोलार्ड जिलिंग्सी रिएक्शन। और लास्ट एसिटाल्डिहाइड को हम डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है? एसिटाल्डिहाइड डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन करके CH3CHOH CH2CHO बनाता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4। देखो ये 1 इसलिए मैंने यहाँ पे काउंट किया, ये एल्डिहाइड है, इसको प्रायोरिटी पहले मिलेगा। तो 3 पे देखो आपका क्या है? अल्कोहल ग्रुप जुड़ रहा है। ठीक है ना? तो क्या लिखोगे? प्रोपेन 3 ऑल, और ये क्या हो जाएगा? 1 पे अल है ना। क्लियर है ना? तो इस तरीके से आप IUPAC नेम लिख सकते हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसके बाद तो है ही नहीं सवाल। तो आई होप आप अपना आंसर मैच किए होंगे, पहले अगर बना के रखे होंगे तो। एक बार ये आंसर्स मैंने बस आपके लिए रेडी रखा है इन शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है ना? इसमें हम लोगों ने डेप्थ एक्सप्लेनेशन नहीं किया है, बस मैंने आपको बताया कि इस तरीके से आंसर्स दिया जा सकता है। ठीक है, अगर आप ऐसे लिखते हैं तो आपको पूरा 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स मिलने की पूरी संभावना है। ओके, तो चलो बच्चों मेहनत करो। इसके बाद हम लोग देखेंगे सेट 4 के सॉल्यूशन को किस तरीके से दिया जाए। ओके, थैंक यू।